नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 16 जनवरी 2023 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। आज देखो द हिंदू की तो छुट्टी है। अलग अलग न्यूज़पेपर से 3 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्लीनिंग ऑफ रिवर गंगा, दूसरे नंबर पे चाइल्ड मैरिज और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान की खराब इकोनॉमिक सिचुएशन से संबंधित डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले लियो टोल्स्टॉय का कोट है, एवरीवन थिंक्स ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड बट नो वन थिंक्स ऑफ चेंजिंग हिमसेल्फ। देखो ऐसे इस पर पूछा गया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहले यूपीएससी के द्वारा। जब भी ऐसे लिखना होना ऐसे कोट पर, तो आप ना हर एक लेवल पे सोचो, इंडिविजुअल के लेवल पे, सरकार के लेवल पे, अलग अलग फील्ड्स में सोचो, जैसे स्पोर्ट्स लेवल पे, इकोनॉमी के लेवल में। समझ गए? इंडिविजुअल लेवल पे मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। देखो आज के समय में ना आइडिया सबके पास है कि कैसे वर्ल्ड को चेंज किया जा सकता है, कैसे सिचुएशन इंप्रूव की जा सकती है पॉलिटिक्स में, कैसे पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। लेकिन जब इंडिविजुअल लेवल पे इंप्लीमेंट करने की बारी आती है ना, तो ज्यादातर जो इंडिविजुअल्स है ना खुद में बदलाव नहीं लाते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, दिल्ली में पोल्यूशन कैसे कम किया जाता है, सारे बातें बोलेंगे कि ऐसे कम किया जा सकता है, ऐसे कम किया जा सकता है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। लेकिन कितने कम लोग ऐसे होंगे जो इंडिविजुअल लेवल पे खुद कार चलाना बंद कर देते हैं, जो पोल्यूशन स्प्रेड करना कम कर देते हैं? बहुत कम। बहुत से लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स खराब है, इंप्रूवमेंट होना चाहिए। कितने कम लोग ऐसे हैं जो खुद पॉलिटिक्स में एंटर करके सुधार ला सकते हैं या इच्छा रखते हैं? लोग चाहते हैं हमें अच्छी सड़कें मिले, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, लेकिन जब टैक्स भरने की बारी आती है तो 4% लोग हमारे देश में सिर्फ इनकम टैक्स पे करते हैं। देखो लाल बहादुर शास्त्री का एग्जाम्पल यहां पे दीजिए। जब हमारे देश में फूड क्राइसिस थे ना, वो देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि आप एक टाइम की मील छोड़ दीजिए। ऐसा बोलने से पहले उन्होंने खुद इसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था, तब जाके वो देश की जनता को बोल सके कि आप एक टाइम की मील छोड़ दीजिए। समझ गए? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जैसे एग्जाम्पल सेट किया, उसी प्रकार से सभी इंडिविजुअल्स को भी पहले अपने लेवल पे चीजों को इंप्लीमेंट करना चाहिए, अपने आप को चेंज करना चाहिए। वर्ल्ड अपने आप चेंज होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो ये कोट हमने डिस्कस किया। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल चाइल्ड मैरिज एंड पर्सनल लॉज से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो सुप्रीम कोर्ट के पास ना एक पिटीशन आई है। पिटीशन ये है, क्या वो लड़कियां जिनकी एज अभी 15 साल है, अगर उनका लोकल कस्टम या फिर पर्सनल लॉ जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ जिसके हिसाब से शादी तलाक ये सब चीज़ें होती हैं, अगर उनका कस्टम या फिर पर्सनल लॉ इजाज़त देता है कि वो इस एज में यानी 15 साल की उम्र में विवाह कर सकती हैं, तो क्या कानून को भी इसकी इजाज़त देनी चाहिए? बात आप ध्यान से सुनिएगा। देखो कानून के हिसाब से 18 साल से पहले अगर कोई लड़की विवाह करती है और 21 साल से पहले अगर कोई लड़का विवाह करता है तो उसे चाइल्ड मैरिज माना जाएगा। यह अवैध है, ऐसा नहीं किया जा सकता। लेकिन देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके यहां ना सदियों से ये कस्टम चला आ रहा है, सदियों से ये परंपरा चली आ रही है कि लड़की की शादी कर दी जाए पबर्टी अचीव करते ही। तो जब देखो ट्राइबल लोग ऐसा कर देते हैं, लड़की की शादी जल्दी कर देते हैं, तो फिर बाद में कोई ना कोई शिकायत कर देता है, तो फिर उन ट्राइबल लोगों को जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि उन्होंने कानून के विरुद्ध जाके काम किया है। अब देखो इसके पीछे ना सिस्टम का बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि ट्राइबल लोगों में अवेयरनेस भी नहीं होती कि 18 साल से पहले शादी नहीं करनी है। जब वो शादी कर देते हैं, पुलिस वाले उन्हें पकड़ने आते हैं तो उन्हें समझ में भी नहीं आता कि उन्हें क्यों पकड़ा जा रहा है। उन्हें यह समझाना बहुत मुश्किल होता है कि आपने लड़की की शादी 18 साल से पहले की है, इसलिए हम आपको पकड़ रहे हैं। मतलब उन्हें यकीन नहीं होता, उनका सिस्टम से बेरुखी आ जाती है कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया इसलिए हमें पकड़ा जा रहा है। तो यहां पर ना एथिक्स का एक एग्जाम्पल भी बनता है, कस्टम वर्सेज लॉ। कस्टम में वो चीज जो मान्य है, लॉ में वो चीज मान्य नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास यही पिटीशन आई है, क्या कस्टम अगर कहता है, अगर आपके धर्म का पर्सनल लॉ बोलता है, तो क्या शादी जो है वो 15 साल में लड़की की जा सकती है? कानून के विरुद्ध जाके ये सही होगा या गलत होगा? अब बेसिक से शुरुआत करते हैं। देखो इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एक्ट 1955,
सब में लड़की की शादी करने की जो मिनिमम एज है वो 18 है और लड़के की मिनिमम जो एज है वो 21 है। समझ गए, लड़की की 18, लड़के की 21। लेकिन हमारे देश में मुस्लिम पर्सनल लॉज जो हैं वो अभी तक पूरी तरह से कोडिफाइड नहीं है, अनकंसोलिडेटेड है। तो उन मुस्लिम पर्सनल लॉज में कहा गया है कि अगर पवर्टी एज किसी पर्सन के द्वारा अचीव कर ली जाती है ना, तो फिर उसकी शादी की जा सकती है। 15 मान के चलिए, पवर्टी एज 15, जबकि यह चीज कानून के विरुद्ध है। बल्कि देखो 2021 में एक बिल आया था, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। इस बिल में तो प्रपोज किया गया था लड़की की जो मिनिमम एज है शादी की उसे 18 से इंक्रीज करके 21 किया जाए। हालांकि ये बिल पास नहीं हो सका था। चाइल्ड मैरिज में देखो दोनों चीजें आ जाती हैं। मान लीजिए लड़का चाइल्ड हो, लड़की एडल्ट हो, वाइस वर्सा, या फिर दोनों ही चाइल्ड हों, सभी जो केस हैं वो चाइल्ड मैरिज के हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार चाइल्ड मैरिजेज होती क्यों हैं, मतलब रीजंस क्या हैं चाइल्ड मैरिज के होने के। सबसे पहला रीजन है पुवर्टी, गरीबी की वजह से पेरेंट्स के ऊपर बहुत बर्डन पड़ता है और मतलब समाज ऐसा है, दहेज देना पड़ता है। इस वजह से पेरेंट्स जो हैं वो दहेज के डर से लड़की की शादी जल्दी कर देते हैं कि जितना डिले होगा दहेज ज्यादा देना पड़ेगा, इस प्रकार की चीजें। दूसरा है नॉर्म्स, कई रीजन में ये कल्चर ही है कि जैसे ही पबर्टी आए उसके बाद शादी की तैयारियां स्टार्ट कर देते हैं पेरेंट्स। तो लोकल कल्चर या फिर नॉर्म्स की वजह से भी बहुत से रीजन्स में चाइल्ड मैरिज कर दी जाती हैं। नेक्स्ट है क्राइसिस। अब देखो ये इसका पूरा जो दोष है ना हमारे समाज को जाता है। हमारा समाज देखो ऐसा समाज है जहां पर परिवार की इज्जत को महिला की इज्जत से जोड़ के देखा जाता है और ऐसे समाज में गर्ल्स की सेफ्टी इंश्योर करना मुश्किल लगता है पेरेंट्स को। तो वो सोचते हैं जब तक गर्ल्स की शादी नहीं होगी खतरा है, कुछ भी हो गया तो आज परिवार की इज्जत पर आ जाएगी, इसलिए जल्दी से लड़की की शादी कर दी जाए। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से चाइल्ड मैरिज होती है। अब इश्यूज क्या है चाइल्ड मैरिज के साथ में, गलत क्या चीज है? गलत तो देखो बहुत कुछ है। मतलब जितनी लड़कियों की चाइल्ड मैरिज होती है ना उसका सिर्फ 1/6 मात्रा में, 1/6 संख्या में लड़कों की चाइल्ड मैरिज होती है। मान लीजिए 36 लड़कियों की चाइल्ड मैरिज हुई है ना, तो 36 के पीछे सिर्फ 6 लड़कों की चाइल्ड मैरिज होती है। अब जब लड़कियों की छोटी उम्र में शादी हो जाती है, उनसे उनका बचपन छिन जाता है, वो अपने परिवार से दूर हो जाती हैं, अपनी कम्युनिटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, उनके फिजिकल और साइकोलॉजिकल वेलबींग पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा देखो अब छोटी उम्र में शादी हो गई, मान लीजिए छोटी उम्र में ही लड़की मान लीजिए प्रेग्नेंट हो गई, तो फिर ऐसी उम्र में बच्चों को जब जन्म दिया जाता है तो हेल्थ पर काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। मालन्यूट्रिशन का शिकार हो जाती हैं लड़कियां बहुत बार। इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ते हैं, जब देखो इतनी छोटी उम्र में शादी हो गई, कोई स्किल नहीं ली, एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं की, तो वो लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती। अगर वही लड़कियां स्किल हासिल करती, एजुकेशन पूरा करती, तो एम्प्लॉयमेंट हासिल करती, कहीं ना कहीं देखो परिवार की इनकम को ऊपर लेके जाती और गरीबी कम होती। लेकिन वो सब चीज़ें नहीं हुई, क्यों? क्योंकि छोटी उम्र में लड़की की शादी हो गई। यूनिसेफ का डेटा है एक साल में देखो 12 मिलियन गर्ल्स की शादी हो जाती है 18 साल की एज अचीव करने से पहले ही, मतलब बचपन में ही उनकी शादी हो जाती है। और एसडीजी गोल के अनुसार खत्म करना है इस चाइल्ड मैरिज को पूरी तरह से 2030 आते आते। समझ गए? अब पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें, इंडिया में देखो चाइल्ड मैरिज का जो ट्रेंड है वो डिक्लाइन तो हो रहा है, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे। इंडिया में देखो चाइल्ड मैरिज 2005-6 में अगर 47.4% होती थी तो 2015-16 आते आते 26.8% रह गई, मतलब 21% की गिरावट एक दशक में। आप देख लीजिए तेजी से इंडिया में चाइल्ड मैरिज का जो ट्रेंड है कम हो रहा है। लेकिन पिछले 5 सालों में यह आंकड़ा बहुत तेजी से कम नहीं हुआ है। 2020-21 में चाइल्ड मैरिज का जो आंकड़ा है वो सिर्फ 3.5% कम हुआ है एज कंपेरिजन टू 2015-16। अब आप बोलोगे सर हो तो रहा है कम, लेकिन देखो देश की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, 140 करोड़ से ऊपर है, अभी भी इतनी बड़ी संख्या में
चाइल्ड मैरिज होती है तो मतलब वो सारे जो नेगेटिव इंपैक्ट हमने डिस्कस किए, लड़कियां उन नेगेटिव इंपैक्ट से गुजर रही हैं। दूसरा देखो, स्टेट वाइज डिस्पैरिटी भी काफी ज्यादा है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे चाइल्ड मैरिज एवरेज से ज्यादा होती है, जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार, त्रिपुरा। यहां पे 40% महिलाएं ऐसी थीं जिन पे सर्वे किया गया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिनकी एज 20 से 24 के बीच में थी, उनकी शादी हुई थी 18 से पहले। जबकि दूसरी तरफ केरला में सिचुएशन अच्छी है। केरला में 2015-16 में 7.6% लड़कियों की शादी बचपन में हुई, चाइल्डहुड में हुई। 2019-20 आते आते ये आंकड़ा 6.3% रह गया। अब देखो इसके बाद ना वे फॉरवर्ड की बात आती है। हमारे देश में एक्ट्स तो है चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2016। सरकार की स्कीम्स भी हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। इसमें चाइल्ड सेक्स रेशो जो कम हो रही है उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने प्रोज एंड कॉन्स भी निकाले कि अगर लड़कियों की एज 18 से 21 कर दी जाती है मिनिमम एज शादी की, तो फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे। लेकिन राइटर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करते हैं। बताऊं उससे पहले स्लाइड में एक और पॉइंट बताया गया है, कन्याश्री स्कीम है वेस्ट बंगाल की। इसमें वो लड़कियां जो हायर स्टडी हासिल करना चाहती हैं उनको मदद दी जाती है, फाइनेंशियल मदद। बिहार में साइकिल दी जाती है, यूपी में भी एंकरेज किया जाता है लड़कियों को स्कूल में वापस आइए। तो सरकारें काम तो कर रही हैं, लेकिन राइटर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रेज करते हैं वो ये है, देखो अगर आप लड़कियों की शादी की एज को ऊपर करते हो ना, इंक्रीज करते हो, उसका फायदा तभी होगा जब आप ये भी इंश्योर करो कि महिलाएं जो है वो कम से कम एक मिनिमम एजुकेशन जरूर हासिल करें। फॉर एग्जांपल 12 साल की। बांग्लादेश का एग्जांपल दिया जाता है। बांग्लादेश में क्या हुआ, महिलाओं की एजुकेशन को जब इंप्रूव किया गया, उनको जब मॉडर्न स्किल्स दी गई, तो उनके देखो एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांसेस इंक्रीज हो गए और चाइल्ड मैरिज अपने आप कम हो गई। उनका हेल्थ और न्यूट्रिशन लेवल भी इंप्रूव हुआ। मतलब कहने का यह है, अगर देखो आप सीधा मिनिमम जो एज है वो इंप्रूव कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे, पहले 18 थी अब 21 कर दी मान लीजिए आपने, लेकिन महिलाओं की एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया, स्किल्स पे ध्यान नहीं दिया, तो ज्यादा फायदा नहीं होगा। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया चाइल्ड मैरिज से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल गंगा को क्लीन करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? नेशनल गंगा काउंसिल ने हाल ही में यह इन्फॉर्म किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने 2014 से लेके अभी तक टोटल 13,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं गंगा की साफ सफाई में। देखो ये जो बॉडी है ना, नेशनल गंगा काउंसिल, जिसने ये इंफॉर्मेशन दी है, इस बॉडी का काम क्या है, ध्यान से सुनिएगा। नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत गंगा को साफ करने के लिए जो भी इनिशिएटिव चलाए जाते हैं ना, उन इनिशिएटिव्स को कंट्रोल करना, डायरेक्शंस प्रोवाइड करना, उनको सुपरवाइज करना, ये सारा काम नेशनल गंगा काउंसिल के हैं। और देखो दिसंबर 2021 में ये कहा गया था कि बेशक बहुत खर्चा हुआ है गंगा को साफ करने में, लेकिन गंगा अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारे स्ट्रेचेस ऐसे हैं जो अभी क्लीन हैं पहले के अपेक्षा कर, जहां पे पोल्यूशन काफी ज्यादा कम है। अब थोड़ा बेसिक्स की बात करते हैं। गंगा जो रिवर है अभी भी देखो इतनी ज्यादा पोल्यूटेड क्यों है? सिंपल रीजंस हैं, आप भी इनको बता सकते हो। जैसे देखो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं गंगा के किनारे, बहुत सारे शहर हैं। ये देखो इतने सारे शहर हैं गंगा के किनारे। उत्तराखंड में देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, फिर आगे बिजनौर और गढ़मुक्तेश्वर, नरोरा, फरुखाबाद, कन्नौज, फतेहपुर, कानपुर, बहुत सारे हैं यूपी बिहार में। अब देखो इनमें से बहुत से शहर छोटे हैं, कई बड़े हैं। इन शहरों में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। अब उन इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट है ना वो गंगा में बहा दिया जाता है। नेक्स्ट डोमेस्टिक सीवरेज, काफ़ी सारे शहरों में सीवरेज की व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो सीवरेज का जो पानी है वो डायरेक्ट या तो गंगा में आके मिलता है या फिर गंगा की ट्रिब्यूटरी में मिलता है, बाद में वो ट्रिब्यूटरी गंगा में मिल जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े धोबी घाट हैं गंगा नदी के किनारे, जहाँ पे धोबी जो हैं वो कपड़े धोते हैं, तो उसका वेस्ट भी गंगा नदी में आ जाता है। एग्रीकल्चर वेस्ट,
फार्मर्स जो पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं उनमें से बहुत सारे जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो गंगा में आ जाते हैं। और आपको पता है ये जो प्लेन्स हैं, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, यहाँ पे खेती बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, सॉलिड एंड बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल। अब बहुत से हॉस्पिटल्स में या फिर नर्सिंग होम्स में भी जो ये हेल्थ वेस्ट होता है, इस वेस्ट को ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता और नदी में बहा दिया जाता है। नेक्स्ट है सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। जैसे देखो नदी के किनारे डेड बॉडीज़ का क्रीमेशन होता है, बहुत सारी चीज़ों को ऑफर किया जाता है, मतलब जो रीति रिवाज नहीं होते तो वो सब होते हैं नदी के किनारे। तो बाद में उसका मटेरियल भी नदी में बहा दिया जाता है। उसके बाद वाटर एक्सट्रैक्शन, बहुत सा पानी एक्सट्रैक्ट होता है गंगा नदी से। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किए गए हैं। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि गंगा में ना पानी का जो बहाव है ना वो कम हो जाता है, लेवल कम हो जाता है। मान लीजिए पहले इतना पानी फ्लो कर रहा था रिवर में, लेकिन पानी निकाल दिया या फिर कोई प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया तो पानी का लेवल इतना रह गया। अब एक फेमस कहावत आपने सुनी होगी, जो कहावत नहीं है फैक्ट भी है वैसे, कि नदी में ना एक सेल्फ प्यूरिफाइंग कैपेसिटी होती है। नदी अपने आप को क्लीन कर लेती है, लेकिन अगर बहाव, पानी का लेवल अगर नदी में कम हो जाए ना तो फिर नदी की सेल्फ प्यूरिफाइंग जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो ये दिक्कत है कि गंगा में इतना सारे पानी निकाल लिया जाता है तो सेल्फ प्यूरिफाइंग जो कैपेसिटी है वो उस पर काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अभी क्या स्टेप्स लिए गए हैं गंगा को साफ करने के लिए? गंगा एक्शन प्लान, सेंट्रल गंगा अथॉरिटी ये रिस्पॉन्सिबल है गंगा एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बाद में इसका नाम बदल दिया गया था, गंगा एक्शन प्लान, सेंट्रल गंगा अथॉरिटी का नाम बदल के रख दिया गया नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NRCA। इसके बाद नेक्स्ट है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। ये नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी देखो प्लानिंग, फाइनेंसिंग, मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेटिंग बॉडी थी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की। बॉडीज देखो और भी काफ़ी सारी हैं, जैसे नमामि गंगे प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के बारे में शुरुआत में इंट्रोडक्शन में भी हमने डिस्कस किया। ये इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन प्लान है, दोनों का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और जिन राज्यों से गंगा रिवर गुजरती है उनका भी। इसको लॉन्च किया गया था यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा 2014 जून में। बजट रखा गया था 20,000 करोड़। ट्विन ऑब्जेक्टिव थे इस प्रोग्राम के, एक तो गंगा में पोल्यूशन को कम करना, दूसरा गंगा रिवर को कंजर्व करना और रिजुवनेट करना। समझ गए, मतलब कायाकल्प करना गंगा रिवर का। नेक्स्ट, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड इट्स स्टेट काउंटरपार्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और इसके समकक्ष ये तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, ये यूनियन लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन देखो स्टेट लेवल पे भी इसी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका काम है ये जो नमामि गंगे प्रोग्राम है इसको इम्प्लीमेंट करना, एक्शन में लेके आना। सबसे लास्ट में है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 2016 के नेशनल काउंसिल फॉर रिवर गंगा रिजुवनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत 2016 में गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू की थी और इस ऑर्गेनाइजेशन को यानी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को पावर दी गई थी कि आप अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत। कंफ्यूज मत होइएगा, ये वही बॉडी है जो पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस की, ये वाली नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। अगली स्लाइड में बताया गया है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन से एक्ट के अंतर्गत आती है। अब देखो सरकार की बॉडीज या फिर इनिशिएटिव्स को डिस्कस करने के बाद चैलेंजेस के बारे में हम बात करते हैं। गंगा रिवर को साफ करने में कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं। जैसे सबसे पहले है सीवेज ट्रीटमेंट। देखो गंगा का पोल्यूशन कम नहीं हो रहा है, इसका एक रीजन ये भी है सीवेज को ट्रीट करने के लिए इनफ प्लांट्स नहीं है गंगा के किनारे। मतलब जो शहर गंगा के किनारे आते हैं ना वहां पर सीवेज का ट्रीटमेंट अभी भी अच्छे से नहीं हो रहा है, प्लांट्स ज़्यादा नहीं बन रहे हैं, लैंड को एक्वायर करने में दिक्कत आ रही है नया प्लांट इस्टेब्लिश करने के लिए। दूसरा, जो अभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी अपनी फुल कैपेसिटी से काम नहीं कर पाते, अच्छे से काम नहीं कर पाते। इस वजह से पूरा का पूरा जो वेस्ट है, चाहे वो डोमेस्टिक वेस्ट हो या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, अभी भी गंगा नदी में आ जाता है। नेक्स्ट, रिस्टोरिंग द फ्लो। जैसा हमने डिस्कस किया था, पानी का जो लेवल है गंगा नदी में कम हो गया है, इसकी वजह से सेल्फ प्यूरिफाइंग जो कैपेसिटी होती है रिवर की वो प्रभावित हुई है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। सिर्फ मानसून के दौरान ही जब बारिश ज़्यादा आती है तभी गंगा नदी में पानी का लेवल इंक्रीज होता है। इसके बाद है स्लज कंट्रोल। देखो हुआ क्या है,
स्वच्छ भारत मिशन चला, इसका फ़ायदा हुआ है, बहुत सारे टॉयलेट्स बने हैं, लेकिन देखो वो टॉयलेट्स ना कहीं सीवरेज सिस्टम से अटैच नहीं है, तो उनका जो फीकल वेस्ट है वो एक जगह पे इकट्ठा होता है, बाद में वही फीकल वेस्ट बहा दिया जाता है नदी में। ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, इवन सीवेज से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसके बाद नेक्स्ट है कोस्ट ओवररन। जो कोस्ट है सरकार के प्रोग्राम की वो इंक्रीज हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स काफ़ी देरी से चल रहे हैं, पैसों को ठीक से मैनेज नहीं किया गया है, लीकेज काफ़ी ज़्यादा हुआ है, वेस्ट काफ़ी ज़्यादा हुआ है, गवर्नेंस इशू, कोऑर्डिनेशन का अभाव है कई सारी मिनिस्ट्रीज और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, इस वजह से भी एग्जीक्यूशन में काफ़ी दिक्कत आ रही है, प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं, कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। हम ही ने डिस्कस कर लिया अभी कितनी सारी बॉडीज़ हैं। अब बात करते हैं क्या करना चाहिए। सबसे पहले ऑटोनोमस एजेंसी होनी चाहिए, नेशनल गंगा काउंसिल। अभी आरोप ये लगता है कि नेशनल गंगा काउंसिल में ना सरकार का इंटरफेरेंस है, ये बॉडी ठीक से इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर पाती। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है इंप्रूविंग फ्लो, मतलब पहले वाला पॉइंट समझ गए ना, ऑटोनोमस एजेंसी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए नेशनल गंगा काउंसिल, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम से कम हो। उसके बाद फ्लो इंक्रीज किया जाए, पानी का लेवल ज़्यादा होना चाहिए गंगा नदी में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का डिज़ाइन इस प्रकार से हो कि प्रोजेक्ट में पानी का कंजम्पशन कम से कम हो, ज़्यादा पानी को स्टोरेज में नहीं रखा जाए, कम पानी को रखा जाए। इससे प्रोजेक्ट की कॉस्ट तो थोड़ी इंक्रीज होगी, लेकिन देखो गंगा नदी अविरल होगी, मतलब पानी का जो लेवल है वो ठीक ठाक रहेगा, सेल्फ प्यूरिफाइंग कैपेसिटी गंगा नदी की इंक्रीज होगी। बेटर कोऑर्डिनेशन, नेशनल गंगा काउंसिल अभी 3 साल बाद मिली, थोड़ी तो देखो जल्दी जल्दी मीटिंग्स होनी चाहिए ताकि विभिन्न मिनिस्ट्रीज, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव किया जा सके। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन। कुछ क्रिटिक्स ये भी पॉइंट देते हैं कि प्रोग्राम बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड है, लार्जली यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रोग्राम रन किया जा रहा है, लेकिन स्टेट और लोकल गवर्नमेंट का जो पार्टिसिपेशन है वो कम है। तो स्टेट गवर्नमेंट को और लोकल गवर्नमेंट को भी पावर दी जाए, वो ज़्यादा अच्छे से काम करें डिसेंट्रलाइज होके, तो इस मिशन को और ज़्यादा बेहतर ढंग से चलाया जा सकता है। नेक्स्ट इनिशिएटिव्स बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। इन्वायरमेंट एक्सपर्ट्स देखो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और काफ़ी सारे स्टेप्स ले सकता है गंगा रिवर को रीजूवनेट करने के लिए। जैसे देखो डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, पोन्ड्स, वेटलैंड्स डेवलप किए जा सकते हैं लोकल पानी को स्टोर करने के लिए। बेस फ्लो जो है रिवर का वो रिस्टोर किया जा सकता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज करके, समझ गए। तो ये कुछ स्टेप्स, कुछ वे फॉरवर्ड के थ्रू सॉल्यूशंस हमने डिस्कस किए, और अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस से संबंधित है। देखो पाकिस्तान में जो इकोनॉमी है वो क्रैश होने वाली है, जैसी सिचुएशन श्रीलंका में थी ना, ठीक वैसी ही सिचुएशन पाकिस्तान में उत्पन्न हो रही है। काफ़ी समय से आर्टिकल नहीं आया, तो हम डिस्कस कर लेते हैं पाकिस्तान की सिचुएशन से संबंधित आर्टिकल को। पाकिस्तान में देखो हाल ही में सरकार ने ये आदेश दिया कि मार्केट और रेस्टोरेंट्स जो हैं, मार्केट्स को बंद कर दिया जाए 8:30 बजे तक और रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया जाए 10 बजे तक। आप सोचोगे ऐसा क्यों? मतलब विभिन्न सरकारें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज करने को बोलती हैं, पाकिस्तान की सरकार इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम क्यों कर रही है, मार्केट को जल्दी बंद करवा के, रेस्टोरेंट्स को जल्दी बंद करवा के? क्योंकि देखो पाकिस्तान की सरकार को ये लगता है मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स जल्दी बंद होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज़ होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज़ होगा तो हमें क्रूड ऑयल या फिर दूसरे एनर्जी वाली चीज़ों को दूसरे देशों से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, और इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो तेजी से खत्म हो रहा है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म नहीं होगा। अभी पाकिस्तान में देखो बहुत कम दिनों के लिए इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा है। समझ रहे हो, इतनी खराब सिचुएशन आ चुकी है पाकिस्तान में। फूड क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा गहरे हैं। थोड़ा डेटा आप देखिए, पाकिस्तान में ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $9 बिलियन आ गया, सिर्फ और सिर्फ 6 हफ्तों का एक्सपोर्ट हो सकता है $9 बिलियन में, इससे ज़्यादा का नहीं। और जनवरी 2023 में एक दिन ऐसा भी आया था कि जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $5.56 बिलियन तक आ गया था। अब देखो ऐसी सिचुएशन में जो क्राइसिस हमारे देश में आया था ना 1990-91 में, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, वैसे ही क्राइसिस पाकिस्तान में आ जाएंगे। पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। पाकिस्तान की सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, इस वजह से ऐसे ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं कि मार्केट को जल्दी बंद कर दो, रेस्टोरेंट्स को बंद कर दो, ताकि बिजली जो है वो कम यूज़ हो और हमें इंपोर्ट कम करना पड़ेगा क्रूड ऑयल वगैरह।
देखो आर्टिकल में कहा जाता है 1998 में भी जब इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे ना पाकिस्तान में, तब भी नवाज शरीफ ने, आज के समय में प्रधानमंत्री उनके भाई हैं, लेकिन तब नवाज शरीफ ने ये कहा था कि पाकिस्तान के लोगों को चाय पीनी कम करनी चाहिए, ताकि चाय वो इंपोर्ट करते थे कि हमें कम इंपोर्ट करना पड़े, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचे। तो ये जो बयान है काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाले हैं। इससे पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन नहीं इंप्रूव होने वाली है। अभी पाकिस्तान की सरकार जो है वो आईएमएफ के साथ नेगोशिएट कर रही है, 1.1 बिलियन डॉलर जो आने थे उनको दे दीजिए जल्दी, ताकि हम इकोनॉमिक सिचुएशन सुधार सकें। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो भी सऊदी अरेबिया गए हैं कि कुछ उधार ली जा सके फॉरेन करेंसी, ताकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को थोड़ा इंप्रूव किया जा सके। लेकिन देखो राइटर ये कहते हैं थोड़ी बहुत हेल्प मिल भी गई तो भी पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक डायरेक्शन है वो तो चेंज नहीं होने वाली है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो हेल्प मिल भी गई आईएमएफ से या फिर सऊदी अरेबिया से तो एकदम से पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। वो भी जो हेल्प आएगी वो भी खत्म हो जाएगी। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में, जैसे वो ज़्यादा खर्च कर देते हैं मिलिट्री पर, उन्हें अपने जो खर्चे हैं अननेसेसरी चीज़ों पर वो कम करने होंगे, तब जाके वहाँ पे इकोनॉमी की जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी। अभी देखो महंगाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ईयर टू ईयर बेसिस पे देखें तो पिछले साल जनवरी में जितने जरूरी चीज़ों के दाम थे, इस साल जनवरी में 25% की महंगाई है। आगे डेटा आपको मिलेगा भी सही शायद यहाँ पे इस आर्टिकल में नहीं, दूसरे आर्टिकल में मैंने पढ़ा था 25% महंगाई है। और कई सारी चीज़ों में तो इवन 55% की महंगाई है। जरूरी चीज़ों के जो दाम हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये देखो लिखा भी हुआ है, आटे के दाम कितने हैं, 140 रुपये पर किलोग्राम। अब मान भी लिया कि पाकिस्तान की जो करेंसी है इंडिया के मुकाबले में कमज़ोर है, इसलिए पर किलोग्राम 140 है, लेकिन बावजूद इसके देखो जरूरी चीज़ों के जो दाम हैं बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। और इवन देखो ये भी कहा जाता है ना सिर्फ इकोनॉमी बल्कि पाकिस्तान में हेल्थ क्राइसिस भी काफ़ी ज़्यादा गहरे हैं। जैसे बाकी ऑलमोस्ट सभी देशों में पोलियो ख़त्म कर लिया गया है, लेकिन पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में अभी भी पोलियो को ख़त्म नहीं किया जा सका है। हेपेटाइटिस सी के बहुत सारे केसेस पाकिस्तान में सामने आ रही हैं। पाकिस्तान में नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट जो है वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट है, लिसोथो के बाद में। लिसोथो एक छोटा सा देश है अफ्रीका का, उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है, जहां पे 1000 में से 40 बच्चे तो देखो ऐसे हैं जिनकी जो 28 दिन की एज अचीव करने से पहले ही मारे जाते हैं। इतने बुरे हालात हैं पाकिस्तान में। हेल्थ संबंधित जो क्राइसिस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं। इन सब चीज़ों के पीछे ना एक बड़ा रीजन है पाकिस्तान की बढ़ती हुई पॉपुलेशन। 1955 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन सिर्फ 40 मिलियन थी, जो अब जाके 2022 में देखो ऑलमोस्ट 6 गुना बढ़ चुकी है, 230 मिलियन के आसपास। मतलब छोटा सा देश पाकिस्तान, पॉपुलेशन 24 करोड़। सेंसस ठीक से कंडक्ट किया जाए तो ये आंकड़ा और भी ज़्यादा मिलेगा। तो इतना तेजी से पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। पाकिस्तान की सरकार जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है इतनी पॉपुलेशन को एकोमोडेट करने में, क्योंकि रिसोर्स यानी साधन जो हैं वो तो लिमिटेड हैं। इतनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को अगर देखो एकोमोडेट करना है ना, तो सरकार काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होनी चाहिए, सरकार काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, एक अच्छी लीडरशिप होनी चाहिए, जिसका अभाव पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। वहाँ पे हमेशा आपने देखा होगा मिलिट्री और सिविलियन गवर्नमेंट के बीच में टकराव रहता है। कुछ दिनों पहले भी हमने देखा इमरान खान को पहले पाकिस्तान की मिलिट्री ने सिलेक्ट किया, उसके बाद इमरान खान और आर्मी के बीच में डिफरेंस देखने को मिले, इमरान खान की सरकार गिर गई और नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने। कहने का मतलब देखो ये है कि पाकिस्तान बहुत बड़े क्राइसिस से गुजरने वाला है अगर जल्द पाकिस्तान को हेल्प नहीं मिली तो। पाकिस्तान उम्मीद कर रहा है कि चाइना, सऊदी अरेबिया जैसे देश उन्हें हेल्प करेंगे, उन्होंने पहले भी की है। बट बात वही है कि देखो किसी को आप ना एक बार हेल्प कर सकते हो, लेकिन जैसे उसको स्किल नहीं दोगे तो ना बार बार वो कमा नहीं सकेगा। जैसे बोलते हैं ना जरूरी भाषा में, अगर किसी को आप अपने पैरों पे स्टैंड करना चाहते हो तो उसको कोई बिजनेस करवाओ, उसको स्किल दो ताकि वो हर महीने अपने आप से कमाता रहे। एक बार आप हेल्प कर दोगे कुछ पैसों की तो काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा ही है। अगर पाकिस्तान के दोस्तों ने उसकी हेल्प कर भी दी तो भी पाकिस्तान की इकोनॉमी की डायरेक्शन नहीं इंप्रूव होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। हमारी आज की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।